सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। एंड यहाँ पे हम आपके लेके एक नई वीडियो जो कि आपके लिए रहने वाली है इम्पोर्टेंट। ठीक है, इम्पोर्टेंट इसलिए रहने वाली है क्योंकि यहाँ पे आपको सिंगल वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं लास्ट 3 इयर्स के PYQ, और जो कि सब्जेक्ट रहने वाला है हमारा टीचिंग ऑफ कॉमर्स, जो कि आप सबको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। तो ये रहने वाला है जो भी बच्चे हमारे BEd कर रहे हैं, ठीक है, जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर जो भी हमारे कॉलेजेस आते हैं, ठीक है, जो कि प्राइवेट या एफिलेटेड प्लस DD के बच्चे, तो इस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है मिल जाएंगे लास्ट 3 पेपर्स के, ठीक है, जो लास्ट 3 सेशन के अंदर पेपर कंडक्ट किए गए हैं उनके आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद कोर्स नंबर 302, आप सबको पता है 3 घंटे का टाइम होता है, आपको 60 मार्क्स चाहिए होते हैं, ठीक है। और बाकी सारे सब्जेक्ट के पेपर जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट देख सकते हो आप, जिस प्लेलिस्ट के अंदर आपको ये वाला क्वेश्चन पेपर मिलेगा वहाँ पे आप जाओ और आप जो है वो बाकी क्वेश्चन पेपर भी जो है वो जाके देख सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या होता है कि आपको कोई 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है और हर एक क्वेश्चन जो है वो 12 मार्क्स का है। तो ये बाईलिंगुअल आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और प्लस लास्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, लास्ट में आपको सिलेबस भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वो भी बाईलिंगुअल मिल जाएगा आपको, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है और मैं आशा करता हूँ, ये गारंटी देता हूँ कि बहुत सारी आपकी हेल्प होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कंपलसरी है और 12 मार्क्स का है, तो इसका मतलब 4 पार्ट टोटल हैं। तो इसका मतलब है 4 पार्ट जो है वो 3 मार्क्स का ईच होगा, ठीक है, तभी हमारे 12 मार्क्स होंगे। और आप सबको पता है कि ये 12 मार्क्स का होता है। कहता है कि लिस्ट आउट द प्रोफेशनल क्वालिटीज़ ऑफ द कॉमर्स टीचर, जो एक कॉमर्स टीचर होता है, ठीक है, वाणिज्य जो शिक्षक होता है, ठीक है, उसके पेशागत जो गुण हैं उनके बारे में आपको बताना है, ठीक है, यानी क्वालिटीज़ की सूचना बनानी है आपको। फिर कहता है डिस्कस करो प्रिपरेशन ऑफ लो कॉस्ट टीचिंग एड इन द टीचिंग ऑफ कॉमर्स, यानी जब हम कॉमर्स का शिक्षण करते हैं यानी वाणिज्य अध्ययन करते हैं हम जब, ठीक है, तो इसमें जो लो कॉस्ट टीचिंग एड है, ठीक है, उनकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं हम, ठीक है, इनको पढ़ाने के लिए, किसको, कॉमर्स को पढ़ाने के लिए, कॉमर्स का अध्ययन करने के लिए। फिर आ जाएगा व्हाट इज़ द रेलिवेंस ऑफ ओरल टेस्ट, ये आप सबको पता है क्या होता है, हमारे इवैल्यूएशन के टूल्स होते हैं। इवैल्यूएशन के क्या होते हैं, ये टूल्स होते हैं जिसमें हमारे क्या आते हैं, रेमेडियल टीचिंग आती है, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग आते हैं, ठीक है, ऐसे टाइप टेस्ट आ जाते हैं, ओरल टेस्ट आ जाते हैं। तो ये अगर कोई चीज़ समझाने वाली होगी तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूँगा। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ द व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो आप सबने पढ़ा होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो लास्ट यूनिट है ना हमारा इसका टीचिंग ऑफ कॉमर्स का, तो वहाँ पे क्या है आपको टोटली जो है, जैसे RBI का पूछा हुआ है उन्होंने, उसके बाद जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जैसे हमारी पार्टनरशिप हो गया, तो उनके बारे में सारी चीज़ें आपको वहाँ पे लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। और प्लस आपका जो थर्ड टॉपिक है दैट इज़ द RBI हो गया, और फिर लास्ट में हमारा क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो देखते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है या इसका काम क्या होता है, थोड़ा सा हम ओवरव्यू बताएंगे आपको, ठीक है। अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा तो आपका रिवाइज हो जाएगा। देखो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या हुआ है, पहले क्या होता था कि जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था यानी इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसके रेगुलेट करने के लिए एक कोई भी जो है वो एजेंसी नहीं थी, लेकिन सबसे पहले उन्होंने एक एजेंसी बनाई थी, सब ने एग्रीमेंट करके, जिसका नाम रख दिया क्या उन्होंने, गार्ड रखा, GATT, ठीक है। लेकिन जो GATT था ये अपने काम सही से नहीं कर पाया। अब GATT की फुल फॉर्म क्या होती है आप भी मुझे बताओगे और मैं भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इसका होता है जर्नल एग्रीमेंट किस पे, टैरिफ एंड ट्रेड पे, ठीक है। कि किन किन चीज़ों का ट्रेड करना है और कैसे करना है, ठीक है। तो उसको मतलब रेगुलेट करता था गार्ड, लेकिन ये जो था वो अपने काम सही से नहीं कर पा रहा था, ठीक है। इसकी वजह से वर्ल्ड और ये बंद हो गया था, ठीक है। बना कब था ये, 1948 के अंदर बना था आई थिंक, तो आप ये डेट वेरीफाई कर लेना, ठीक है। वह तब ये बना था, लेकिन हुआ क्या, अब हुआ क्या कि ये अपने काम सही से नहीं कर रहा था, ठीक है। तो ये बंद हो गया था, आई थिंक 48 में बंद हुआ था, ठीक है, ये यहाँ की शुरू हुआ था, तो इसका डेट वेरीफाई कर लेना, 9848 था कुछ ऐसे करके समथिंग। अब क्या हुआ, इन्होंने फिर से एक नई एजेंसी बनाई कि क्यों ना हम कोई एक ऐसी एजेंसी बनाएं जो कि अच्छे से रेगुलेट करे इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड, ठीक है। और ये जो बैरियर्स होती हैं ट्रेड की बैरियर्स, इनको सबको रुकावटों को हटाने के लिए यानी रेगुलेट करने के लिए, तो हमारा बन गया WTO। और ये अगर हम बात करें तो ये कब बना था, ये बना था 1 जनवरी को 1995 को बना था, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
और तब बना था ये। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये भी आपको पता होना चाहिए, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और ये मैंने आपको बता दिया कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या करता है ये एग्रीमेंट जो होते हैं ना, ट्रेड बाईलेटरल, यूनिलेटरल, मल्टीलेटरल एग्रीमेंट होते हैं, तो वहाँ पे जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो भूमिका निभाता है। ठीक है, तो यही पूछा है, फंक्शन पूछे हुए हैं। बस ये थोड़ा बहुत आप ओवरव्यू दे सकते हो इसके बारे में कि इससे पहले जो है गार्ड हुआ करता था। ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, लेकिन वो सही से काम नहीं कर पा रहा था या वो एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पा रहा था। दैट्स वाई जो गार्ड था रिप्लेस्ड बाई WTO। ठीक है, और वर्ल्ड WTO जो है 1 जनवरी 1995 को बना, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसका मैंने काम बता दिया आपको। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। और जीके का भी क्वेश्चन है ये, कहीं पे आप कम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे काम आ जाएगा और आपका रिवाइज हो जाएगा। देन देखो यहाँ पे यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 1 जो है वो बहुत आसान आता है। ठीक है, और मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि आपको यही वैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपका सिलेबस आपको देखने को मिलेगा बिल्कुल छोटा सा सिलेबस है, उसमें उतना कुछ है नहीं। ठीक है, 3 चैप्टर जो हैं तो वो जर्नल है हमारे। ठीक है, पहला चैप्टर भी है थोड़ा रिलेटेड टू कॉमर्स, लेकिन जो हमारे 2 बीच वाले चैप्टर हैं, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड यूनिट प्लस थर्ड यूनिट, वो तो बिल्कुल आपके इंग्लिश अगर आपने अच्छे से पढ़ी होगी तो वो कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, और जो लास्ट यूनिट है तो वो तो बेसिक क्वेश्चन आते हैं उसमें। ठीक है, आपके जिन बच्चों का कॉमर्स था तो उनको तो सारी चीज़ें वो पता होंगी ऑलरेडी। अब देखो, डिस्कस द रेलिवेंस ऑफ कॉमर्स टू इंडस्ट्री एंड ट्रेड विद सूटेबल एग्जांपल्स, यानी जो आपको उपयुक्त उदाहरण के साथ आपको बताना है कि कैसे रेलिवेंट है या क्या रेलिवेंस है किसकी, हमारे कॉमर्स की, किसमें, इंडस्ट्री में और ट्रेड में। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जिन बच्चों को पता होगा उनको पता होगा कि जब भी हम ट्रेड या कोई इंडस्ट्री चलाते हैं तो वहाँ पे अकाउंटिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, अकाउंटिंग होती है वहाँ पे, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आपने सबने पढ़ा होगा। ठीक है, कॉमर्स वाले बच्चों ने। और लेजर जिसमें बनती है हमारी, जर्नल बनती है सबसे पहले, आप सबको पता होगा, जर्नल बनती है, लेजर बनती है, वो सारी चीज़ें बनती हैं ना, क्योंकि हमें प्रॉफिट लॉस कैसे पता चलेगा, फिर ट्रायल बैलेंस बनते हैं। ठीक है, और क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस के बाद हमारे क्या बन जाएंगे, इसके बाद वो बनता है ट्रेडिंग अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट भी बनता है हमारा, और ट्रेडिंग के बाद हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, और लास्ट में हमारी बनती है बैलेंस शीट। ठीक है, जो हमारी एक्चुअल पोजीशन बताती है कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में है कि लॉस में, हमारे पास एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज़ कितनी है, वो सारी चीज़ें हमें किससे पता चलती हैं, ये एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का पता हमें कहाँ से चलता है, बैलेंस शीट से। ठीक है, और बैलेंस शीट जो है ये बताती है हमारी कि हमारी पोजीशन क्या है बिज़नेस की, हम लॉस में है कि प्रॉफिट में है, यानी सॉल्वेंट है कि इंसॉल्वेंसी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती हैं, बैलेंस शीट से। तो इसी को, ये सारी चीज़ें जानने के लिए देखो, बिज़नेस कर रहे हो तो बिज़नेस के अंदर ये तभी पता चलेगा जब हम ये अकाउंटिंग करेंगे कि हमारा प्रॉफिट है कि लॉस है। तो इसीलिए इंडस्ट्री एंड ट्रेड के अंदर कॉमर्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो रेलिवेंस बता सकते हो आप। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हो अगर आपको अच्छे से पता है इनके बारे में, और ऑब्वियसली आपको पता होगा क्योंकि आप सभी बच्चे अकाउंट्स के होंगे या कॉमर्स के होंगे, दैट्स वाई आपने ये ऑप्ट करा हुआ टीचिंग ऑफ कॉमर्स। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये तो हो गया। ठीक है, हिंदी वाले यहाँ से देख लेंगे, इसके साथ चॉइस है, कहता है कि द स्कूल प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल टुवर्ड्स कॉमर्स एजुकेशन। कमेंट करो इस पर। ठीक है, तो ये आपको इस पर कमेंट करना है कि कैसे जो एक स्कूल होता है वो एक भूमिका, यानी महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाता है, किसी लिए रोल जो होता है टुवर्ड्स कॉमर्स एजुकेशन के प्रति, तो ये आपको बताना है। देन यूनिट नंबर 2, यहाँ से भी अगेन आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आएगा, डेफिनेटली आएगा, इस बार भी आएगा, मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की। अगर नहीं आया तो पूछ लेना आगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन यही है इंपॉर्टेंट, मीनिंग बताना है आपको, इंपॉर्टेंस बतानी है ऑडियो विजुअल एड्स की फॉर टीचिंग इन कॉमर्स। ठीक है, टीचिंग ऑफ कॉमर्स लिख लो यहाँ पे। ठीक है, कॉमर्स पढ़ाना है आपको। ठीक है, उसका शिक्षण करना है, तो वहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है ऑडियो विजुअल एड्स की, तो इसके अंदर आप हज़ारों ऑडियो विजुअल एड्स रख सकते हो। ठीक है, और बता सकते हो, इसमें कुछ इतना है नहीं करने वाला, जिसमें चाक, ब्लैक बोर्ड से लेके चार्ट हो गए हमारे। ठीक है, टेलीविज़न हो गया, रेडियो, ये सारी हमारे क्या ऑडियो विजुअल एड्स हैं, अब सबको पता होगा। ऑडियो एड्स होती क्या है बेसिकली, अगर हम बात करें तो ऑडियो कोई भी ऐसी एड जिसको हम क्या कर सकते हैं, हेयर्ड कर सकते हैं, यानी सुन सकते हैं, दैट कैन बी हेयर्ड, बट जिनको देख नहीं सकते, कांट सी। ठीक है, लेकिन इसके उल्टा इसका क्या होता है, विजुअल एड होता है, मतलब जिसको हम क्या कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, कैन बी सीन ओनली। ठीक है, अब दोनों का कॉम्बो ऑडियो विजुअल अगर है तो दोनों का कॉम्बो मतलब जिसको देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, जैसे टीवी लगा हुआ आपके सामने, लैपटॉप आपके सामने पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये सारे ओवरहेड प्रोजेक्टर के थ्रू एनिमेशन, वीडियो, मूवी, समथिंग, तो दैट इज़ ऑडियो विजुअल, दोनों का कॉम्बो हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे नीचे आ जाओ,
नीचे आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड यूनिट से अगेन, ठीक है। कहता है कि डिस्क्राइब करो लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन मेथड एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ऑफ टीचिंग ऑफ कॉमर्स, ठीक है। तो कॉमर्स का शिक्षण करने का जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मेथड होता है और लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन मेथड होता है, ठीक है, इनके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन में क्या होता है कि आपको टीचर जो है वो डेमोस्ट्रेट करता है, यानी चीज़ों का जो है वो प्रदर्शन करता है, आप सबको पता होगा, परफॉर्म करके दिखाता है, ठीक है। कि पहले लेक्चर देगा, देन डेमोस्ट्रेशन होता है उसका, डेमो कि ऐसे ऐसे होता है ये, ठीक है। यानी स्किल जहाँ कोई भी एक्टिविटी आपको करवाई जाती है और फिर करके देखता है, वो करता है, आप नहीं करते हो यहाँ पे, वो करेगा, ठीक है, डेमोस्ट्रेट करेगा आपके लिए। कौन? टीचर। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है कि आपको एक प्रॉब्लम दे दी जाती है, ठीक है, कि आप इसको सॉल्व करो, और यहाँ पे क्या होगा, आप जो है वो खुद अपना दिमाग लगाओगे। तो ये एक अच्छा मेथड होता है क्योंकि इससे क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल स्किल, इमेजिनेशन, ये सारी स्किल का विकास होता है। किसके अंदर? बच्चे के अंदर, या लर्नर जो भी होता है हमारा, ठीक है। सो इसीलिए ये एफिशिएंट मेथड होता है। लेकिन जो लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन मेथड है, ये थोड़ा क्या होता है, लेस इफेक्टिव होता है दैन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ड्रॉबैक हर एक के होते हैं। देखो, अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है तो इसमें भी ड्रॉबैक ये होंगे कि बच्चों को ज़्यादा दिक्कत होगी, है ना। इसके लिए क्या होना चाहिए, एक प्रोफेशनल ट्रेन टीचर होना चाहिए, ठीक है, अगर एक्टिविटी करवा रहे हो आप बच्चों को तो। देन आ जाएगा यूनिट नंबर 3, ठीक है। कंसेप्ट बताना है वेरियस टाइप्स ऑफ वैल्यूएशन, ठीक है। आपको इसका क्या बताना है, कंसेप्ट बताना है मूल्यांकन की संकल्पना एवं जो विविध प्रकारों को स्पष्ट करना है आपको, ठीक है, कि अलग अलग जो टाइप्स होती हैं इसकी। तो इवैल्यूएशन क्या होता है, मूल्यांकन जिसको कहते हैं हम, और एक होती है असेसमेंट, आप सबने पढ़ा होगा, ठीक है। असेसमेंट इज़ जनरली टू असेस सम, मतलब कोई एक्सटेंट को असेस करना। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी, मैं लास्ट में पूछ दूँ कि बताओ मैंने अभी क्या पढ़ाया, तो सिंपली हो जाएगा असेस, अगर आप आंसर दे देते हो तो दैट इज़ असेसमेंट। लेकिन आपका मैं टेस्ट लेता हूँ, जैसे आप ये पेपर देने की तैयारी कर रहे हो और फाइनल में आप एग्ज़ाम दोगे, ठीक है, एग्ज़ाम दे के आओगे, आपको कुछ मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, आउट ऑफ 60 में से आपके आगे 40 मार्क्स आ गए, ठीक है। तो ये मूल्य प्रदान करना, इसी को बोलते हैं वैल्यूएशन, ठीक है। अब टाइप्स कितने होते हैं इसके? 2 टाइप्स के वैल्यूएशन होते हैं हमारे इंपॉर्टेंट जो होते हैं, तो आपने सबने सब पढ़ा होगा, एक सुमेटिव होता है और दूसरा वैल्यूएशन कौन सा होता है हमारा, फॉर्मेटिव, ठीक है। अब देखो, सुमेटिव मीन सम, मतलब जो एंड ऑफ द कोर्स में वैल्यूएशन होता है दैट इज़ सुमेटिव वैल्यूएशन, ठीक है। कोर्स के एंड में, जैसे आपका अभी 3rd सेमेस्टर खत्म होने वाला है, तो आपके ये जो एग्ज़ाम होने वाले हैं दैट इज़ सुमेटिव वैल्यूएशन। फॉर्मेटिव होता है ड्यूरिंग द कोर्स, जैसे आपके यूनिट टेस्ट, ठीक है, मंथली टेस्ट, ये डेली जो आपका टेस्ट होते रहते हैं, ठीक है, तो वो आ जाएंगे फॉर्मेटिव में, यानी ड्यूरिंग द कोर्स अभी चल रहा है, उसके साथ साथ अगर आपका इवैल्यूएशन हो रहा है, मूल्यांकन हो रहा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, फॉर्मेटिव वैल्यूएशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यूनिट नंबर 4 कहता है कि डिस्क्राइब करो रोल ऑफ आरबीआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन बैंकिंग रेगुलेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। कैसे जो है वो इकोनॉमिक जो है यानी आर्थिक का विकास करता है, कौन? आरबीआई। और बैंकिंग रेगुलेशन में इसका क्या भूमिका है, ये आपको बताना है। तो आरबीआई के बारे में अगर इंपॉर्टेंट बातें करें तो आरबीआई, मुझे बताओगे कि आरबीआई जो है वो कब आया था, ठीक है। तो आरबीआई की बात करें तो आरबीआई एक्ट, यहाँ पे देखो आरबीआई एक्ट कब आया, एफडीबीआई एक्ट, कोई बैंक नहीं था, ठीक है, उस वक्त, तो उसलिए इन्होंने एक, ब्रिटिश ने एक पॉलिसी लाई कि चलो कोई ना एक बैंक होना चाहिए यहाँ पे, तो इन्होंने एक बैंक लाया जिसका नाम था आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये इसका एक्ट आया था 1934 में, ये एक्ट आया, ठीक है। अब फिर क्या हुआ, 1 अप्रैल 1935 को क्या बन गया, आरबीआई बन गया हमारा, ठीक है। और इसका इनिशियली जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ पे था, अब मुझे बताओगे, ठीक है। और 1937 में जो है इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट हो गया कहाँ पे, मुंबई में, ये आपको पता होना चाहिए। और इसका इनिशियली हेडक्वार्टर कहाँ था, कलकत्ता में था, जो भी कलकत्ता है, ठीक है। उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट और क्या रहता है इसमें, अब पूछ रहा है कि कैसे रेगुलेशन करता है ये। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक्ट जो आया था इसके लिए कमीशन बनाई गई थी सेटअप करने के लिए, तो उस कमीशन का क्या नाम था, रॉयल कमीशन बोलते थे उसको, ठीक है। रॉयल कमीशन या हिल्टन यंग कमीशन आपने सुना होगा, ठीक है। हिल्टन यंग कमीशन थी, ठीक है, उन्होंने इसको रिकमेंड करा था कि आप जो है वो आरबीआई एक्ट बनाओ, नहीं सॉरी आरबीआई जो है वो एस्टेब्लिश करो इस तरीके से। इसमें इन्होंने पॉलिसीज़ वगैरह जो भी होती हैं, प्रीलिमिनरी प्लान जो है वो बनाया था। उसके बाद देखो, अब इन्होंने पूछा कि एज अ बैंकिंग रेगुलेशन, तो बैंकिंग रेगुलेशन में इसका क्या काम होता है, ठीक है। तो सारे काम यही करता है। 1991 तक तो इसके बहुत ज़्यादा काम होते थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने की वजह से इसके थोड़े काम खत्म हो गए, ठीक है। यानी अब ये पहले क्या होता था, ये पहले रेगुलेटर होता था, रेगुलेटर होता था, लेकिन जैसे ही हमारा क्या हुआ, नी एनईपी आया, तो उसके बाद ये फैसिलिटेटर बन गया, ठीक है। आप मुझे ये बताओगे कि आरबीआई जो है वो इन्वेस्टमेंट बैंक है कि नॉन इन्वेस्टमेंट बैंक है, या मुझे इसका आंसर ज़रूर बताओगे, ठीक है। उसके बाद कैसे ये रेगुलेट करता है, यहाँ पे लिखा हुआ उन्होंने कि कैसे ये
बैंकिंग रेगुलेशन कैसे करता है, तो बैंकिंग रेगुलेशन कैसे करता है, तो आप सबने देखा होगा, अगर इन्फ्लेशन हो रही है तो आपने सबने पढ़ा होगा आर आर पढ़ा होगा, ठीक है। इसका दूसरा क्या होता है, सी आर आर पढ़ा होगा। तीसरा क्या होता है हमारा, और क्या होता है, एस एल आर पढ़ा होगा आपने। और एक और होता है दैट इज़ द कैश रिजर्व रेशो हो गया। और एक ट्रिपल आर आर होता है, ठीक है, जिसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट हो गया, कैश रिजर्व रेशो हो गया, और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेट हो गया, ठीक है। तो रेपो रेट क्या होता है कि इसमें जो आरबीआई जो है वो पैसे देता है किसको, कमर्शियल बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को पैसे देता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो एक रेट होता है दैट इज़ रेपो रेट, ठीक है। एक बैंक रेट भी होता है लॉन्ग टर्म के लिए। उसके बाद आ जाएगा हमारा रिवर्स रेपो रेट। अब क्या होता है कि यहाँ पे पहले आरबीआई कमर्शियल बैंक को दे रहा था पैसे, अब ये क्या करता है, कमर्शियल बैंक से पैसे लेता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, जिस रेट पे भी लेता है। और याद रखना आर आर हमेशा ज़्यादा होता है ट्रिपल आर से। फिर कैश रिजर्व रेशो क्या होता है कि आपको मिनिमम कैश रखना पड़ता है, कहाँ पे रखना पड़ता है, आरबीआई के पास, यानी कमर्शियल बैंक को मिनिमम अमाउंट जो है वो रखना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद होता है ये कहाँ पे रखना पड़ता है, आरबीआई के पास, किसको रखना पड़ता है, कमर्शियल बैंक को। और इस पर कोई भी सिक्योरिटी या बॉन्ड जो है वो सबमिट नहीं करवाता, ठीक है, आरबीआई इन एक्सचेंज में, यहाँ पे देना पड़ता है। यानी रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई जो है वो एक्सचेंज सिक्योरिटीज़ वगैरह गिरवी रखनी पड़ती हैं इसको कमर्शियल बैंक के पास। अब एसएलआर क्या होता है कि आपको मिनिमम अमाउंट जो है वो अपने कमर्शियल बैंक के अंदर रखना है। और करंटली जो है वो हमारा एसएलआर है 18%, ठीक है। मतलब आपको टोटल जो भी है आपका, जैसे 2 करोड़ या समथिंग कुछ भी है, तो उसका 18% आपको मिनिमम आपको रखना है। आप किसी भी फॉर्म में रख सकते हो, कैश की फॉर्म में रख सकते हो, ठीक है, गोल्ड की फॉर्म में रख सकते हो, या फिर सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में रख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको होना चाहिए। देखो इससे क्या होता है कि आपकी जो सॉल्वेंसी पोजीशन है ना वो पता चलती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने सारा लोन दे दिया, अगर ये एसएलआर की प्रोविज़न नहीं होती, देखो ये सारा कौन कर रहा है, रेगुलेशन कौन कर रहा है, ये आरबीआई कर रहा है, आरबीआई के रूल बनाए हुए। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये नहीं होता प्रोविज़न कि आपको एसएलआर रखना है, मिनिमम इतना अमाउंट अपने पास रखना ही रखना है इन दी फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड या सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में, अगर ये प्रोविज़न नहीं होती तो फिर क्या होता है, फिर कमर्शियल बैंक सारा लोन देते थे, उनके पास क्या बचता, जीरो। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा बंदा जिसने पैसे सबमिट करवाए थे लेने आ जाता है, यानी डिपॉजिट करवाए थे लेने आ जाता, तो उस क्या देता, उसको कुछ नहीं देता। तो ये जो सॉल्वेंसी होती है, ठीक है, ठीक है, जन जो क्या बोलते हैं इसको हम, डिमांड, एक होती है डिमांड लाइबिलिटी। ये डिमांड लाइबिलिटी जो होती है, ये टाइम लाइबिलिटी जो होती है, ये कैसे फुलफिल होंगी अगर आपके पास एसएलआर ही नहीं है या आपके पास पैसा नहीं बचा हुआ है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ये डिमांड लाइबिलिटी क्या होती है, टाइम लाइबिलिटी। डिमांड लाइबिलिटी मतलब ऑन डिमांड, जब मन करा तब पैसे निकालिए बैंक से जाके। और टाइम लाइबिलिटी जैसे एफडी करते हो, फिक्स डिपॉजिट, एक टाइम के बाद आपको जो है वो पैसे निकालने हैं बैंक से, या बैंक देगा आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा। तो इसी प्रकार से जो है वो रेगुलेशन करता है। तो ये आर आर हो गया, रिवर्स रेपो रेट, ये सारी आप चीज़ें यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। बैंक रेट हो गया। फिर उसके बाद आपने एक देखा होगा क्वालिटेटिव मेजर होते हैं, जिसमें भी ये क्या करता है कि आपको पर्टिकुलर सेक्शन को पैसा देना ही देना है। जैसे नबार्ड में आपको इतना लोन देना है तो देना ही देना है, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को, ठीक है। और जो हमारे स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक होते हैं, ठीक है, एस आई बी डी आई जो होता है, स्मॉल इंडस्ट्रियल, एस आई डी बी आई जो होता है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो इनको आपको देना ही देना होता है। मिनिमम 20% 30% रखी जाती है कि बाकी जितना मर्जी कहीं भी देना दो, लेकिन इनको मिनिमम आपको 30% लोन देना ही देना है। तो ये क्या होती हैं, क्वालिटेटिव प्रोविजंस होती हैं। तो इस तरीके से जो है वो आरबीआई जो है वो बैंकिंग रेगुलेशन करता है, समझ आई आपको। उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये तो आपको मैंने बता दिया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करता है, देखो ये इकोनॉमिक में क्रेडिट कितना जाना चाहिए, सारी चीज़ें रेगुलेट करता है, ठीक है। कितना क्रेडिट जाना चाहिए, यानी कितना पैसा जो है वो इकोनॉमिक में जाना चाहिए, ये आपने सबने पढ़ा होगा, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन करता है, आरबीआई का ही तो पॉलिसी है ये, ठीक है, कि कितना पैसा जो है वो मार्केट में जाएगा और कितना वापस आएगा, ठीक है। तो इसके तरीके होते हैं बहुत सारे चूसने के, कि कैसे ये मार्केट से जब इन्फ्लेशन होती है तो कैसे ये वापस लाना है पैसा, इसको सारा पता होता है। और कैसे ये इन डिफ्लेशन या सॉरी रिसेशन के टाइम कैसा पैसा जो है वो मार्केट में ओवरफ्लो करना है या एक्सेस में भेजना है, क्रेडिट करना है, वो भी इसको पता होता है, ठीक है। तो ये सारी पॉलिसीज़ होती हैं। देखो क्या करता है ये आर का जो रेट है इसको कम कर देगा, कब, जब रिसेशन है। आर का रेट जो है वो बढ़ जाएगा, कब, जब इन्फ्लेशन है। ये आप सबको पता होगा, ठीक है, आपने सबने पढ़ा होगा। मैं एक उदाहरण दे देता हूँ आपको, जैसे कि कैसे करता है, ताकि आपका जो भी आपने पढ़ा हुआ है वो भी आपको रिकॉल हो जाए, ठीक है, अच्छे से रिवाइज हो जाए। देखो फॉर एग्जांपल मैंने क्या बताया था, आर क्या होता है, रिवर्स सॉरी रेपो रेट होता है, ठीक है। इसको रीपरचेजिंग रेट कहते हैं हम, फुल फॉर्म इसका, ठीक है। तो आर क्या होता है कि जिस रेट पे आरबीआई जो है वो पैसे देता है किसको, कमर्शियल बैंक को, ठीक है,
जिस रेट पे कमर्शियल बैंक को ये पैसे देते हैं। अब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल आर जो है वो 5% था, कितना था 4% या 5% मान लो आप। अब क्या हुआ ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, अब इन्फ्लेशन के टाइम क्या हुआ, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो इन्फ्लेशन के टाइम क्या होगा, अब महंगाई होगी, मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा चला गया, इसको वापस लाना है। और कमर्शियल बैंक जो है वो ज़्यादा लोन ना दे पाएँ, इसके लिए क्या करता है आरबीआई, आरबीआई क्या करेगा, इसको बढ़ा देगा, किसको, आरआर को बढ़ा देगा, आरआर कर देगा 10%। तो अब क्या बैंक, कमर्शियल बैंक लोन लेगा आरबीआई से, नहीं लेगा। तो जब नहीं लेगा तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा नहीं होगा, जब पैसा नहीं होगा तो लोन नहीं जाएगा, समझ आ रही है आपको। तो जब लोन नहीं जाएगा तो मार्केट में पैसा भी जो है सप्लाई रुक जाएगी। तो ये कुछ पॉलिसीज़ होती हैं इस तरीके से जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ में भी ये हेल्प करता है, ठीक है, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। और रिसेशन के टाइम उल्टा हो जाएगा, जब मंदी आ जाएगी यानी मार्केट में बिल्कुल ही रिसेशन आ गया है, ठीक है, तो तब क्या करता है, मनी सप्लाई को बढ़ाना है इसको। तो मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए क्या करता है, ये जो आर रेट होता है यानी रेपो रेट होता है, इसको कम कर देता है बिल्कुल ही 2%। अब क्या होएगा, कमर्शियल बैंक ज़्यादा पैसा लेंगे आरबीआई से, तो ये ज़्यादा पैसा आगे लोन जाएगा, ठीक है, कमर्शियल बैंक ज़्यादा लोन देंगे पब्लिक को। तो जब ज़्यादा पब्लिक को लोन देंगे तो पब्लिक के पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा, तो फिर से जो रिसेशन है वो ओवरकम हो जाएगा। तो ये कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, इस प्रकार से जो है वो रेगुलेशन करता है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ठीक है। और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, क्रेडिट की सप्लाई को कंट्रोल करना, कितना पैसा जाना चाहिए और कैसे उसको रोकना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से सुनो, ठीक है। और ऑब्वियसली मैं गारंटी देता हूँ कि अगर कोई सुन रहा होगा ना तो उसके बहुत सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर होने वाले हैं, ठीक है, और आपको जो है वो थोड़ी बहुत हेल्प मिलने वाली है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है हमसे कि डिस्कस द करो कंसेप्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन विद सूटेबल एग्जांपल्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने एक बात करी थी, डिस्कस क्या करी थी, मैंने आपको बताया था कि हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया था, कब आया था 1991 में। और उस वक्त हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे कौन थे, ये आपको पता होना चाहिए, नरसिम्हा राव की जो थे वो, और उन्हीं को फादर ऑफ मॉडर्नाइजेशन भी कहा जाता है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन हमारे में, ठीक है, यानी इकोनॉमिक के जो मॉडर्नाइजेशन हुआ उसी के बाद हुआ। इससे पहले हमारा क्लोज्ड इकॉनमी था इंडिया का, आपको सबको पता है। यानी पहले क्या होता था, हमें परमिट लेना पड़ता था, ठीक है, और लाइसेंस लेना पड़ता था, और क्या था, कोटा था, तो LQP था पहले, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब कोई अगर मैं जैसे प्राइवेट कोई फैक्ट्री इंस्टॉल करना चाहता था तो मुझे लाइसेंस लेना पड़ता था, और ऊपर से कोटा रखा हुआ था। कोटा मीन्स आप इतना ही प्रोडक्ट बना सकते हो, इतना ही प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, और परमिट बनाना पड़ता था इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। तो ये सारी चीज़ें थी, इट मीन्स हमारी इकोनॉमिक जो थी वो समथिंग रिस्ट्रिक्टेड थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा क्या हो गया था, लोन बहुत ज़्यादा हो गया था। और आपको पता है कि 1991 में क्या हुआ है, लोन लेने गए IMF के पास, ठीक है, और लोन भी मिला था, IMF जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो उनसे लोन लेने गए। तो उन्होंने बोला कि हम आपको लोन दे देंगे, लेकिन आपको पहले अपनी इकोनॉमिक जो है वो ओपन करनी होगी, ये जो आपने LQP लगा रखा है इसको बंद करना होगा। तो मान गए वो, ठीक है। और उस वक्त हमारे जो क्या बोलते हैं इसको, फाइनेंस मिनिस्टर थे वो हमारे मनमोहन सिंह जी थे, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो फिर उन्होंने क्या कर दिया, ठीक है, वो मान गए कि ठीक है हम अपनी इकोनॉमिक्स जो है पॉलिसी है उसको, या इकोनॉमिक जो है उसको ओपन कर देंगे। पहले क्लोज था, ट्रेड जो थे वो बहुत कम होते थे एक्सटर्नल के साथ। तो फिर उन्होंने क्या कर दिया, ओपन कर दिया इसको। और यहाँ पे क्या आ गया, हमारा LPG आ गया, यानी जो ये था लाइसेंस कोटा परमिट जहाँ था, इसको रिप्लेस कर दिया भाई LPG मीन्स लिबरलाइजेशन हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या आ जाएगा, प्राइवेट LPG से प्राइवेटाइजेशन, हाँ, और तीसरा जो है वो ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। देखो पहले क्या बताया मैंने कि परमिट लेना पड़ता था इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, अब जो है वो ख़त्म कर दिया इन्होंने, ठीक है। और आपको पता होगा ना चाहिए कि 2002 में जो भी इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी एडिबल आइटम्स पे, यानी खाने वाली आइटम्स, खाने वाली कौन सी, जो बेसिक नीड्स होती हैं हमारी, ठीक है, वेजिटेबल फ्रूट वगैरह, तो उन पे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और परमिट चाहिए था, कोटा था कि आप इतना ही प्रोडक्ट बना सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं बना सकते, प्राइवेट जो फर्म्स होती थी, ठीक है। तो मतलब ये चाहते थे, इनका मेन मोटिव ये था 1991 से पहले कि हमें अपने जो क्या बोलते हैं इसको, अपने डोमेस्टिक मार्केट जो है क्या करना है, डोमेस्टिक मार्केट नहीं सॉरी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ जो है उनको प्रोटेक्ट करना। और उनको प्रोटेक्ट करने के चक्कर में क्या हो गया, इंडिया जो था बहुत ज़्यादा लॉस में चल रहा था। तभी जो है वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, जिसकी वजह से जो है वो प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और तीसरा क्या आया, लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब लिबर्टी मिल गई, आप जितना मर्जी बनाना है बनाओ, लाइसेंस खत्म हो गया। कुछ चीज़ें थी जिस पर लाइसेंस चाहिए था, जैसे कोई हजार्डस सब्सटेंस, केमिकल फैक्ट्रीज कोई अगर खोलनी है तो उसके लिए, ठीक है। और उसके बाद प्राइवेटाइजेशन हो गया, मतलब मैक्सिमम जो थी प्राइवेट के हाथ में इन्होंने फैक्ट्रीज दे दी, यानी सेल कर दी, अपने डिसइन्वेस्टमेंट कर दी गवर्नमेंट ने। और तीसरा आ जाएगा ग्लोबलाइजेशन, मतलब अभी आप जो है वो ट्रेड कर सकते थे फॉरेन कंट्रीज़ के साथ, ठीक है, ये हो जाता था।
तो ये था हमारा कंप्लीट। तो इसके आपको डिस्कस करने कंसेप्ट है, तो ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आप जो है वो पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। और उसके बारे में लिख दो पहले कि ये थे और हमारे प्राइम मिनिस्टर ये थे, सो नरसिम्हा राव, एंड इन्होंने जो है वो LPG जो है वो पॉलिसी लाई थी। फिर आप प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। एक ट्री डायग्राम बना दो अच्छे से और पॉइंट्स लिख दो, ठीक है। तो आपको जो है वो एक अच्छा आंसर बन जाएगा। अब आ जाओ एक और नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, टीचिंग ऑफ कॉमर्स, ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। देखो रोल ऑफ कॉमर्स इन इंडस्ट्री में, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर ये 12 मार्क्स का था, यहाँ पे 3 मार्क्स का आ गया। अब देखो यहाँ पे यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स फॉर टीचिंग ऑफ कॉमर्स, ये यहाँ पे 3 मार्क्स का, ऊपर 12 मार्क्स का था, ठीक है। और रोल ऑफ ऐसे टाइप टेस्ट जो होते हैं, ठीक है, ये हमारे क्या है, एवेल्यूटिंग टूल है। HUF क्या होता है, ये आप सबको पता होगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो होती है। जैसे क्या होता है कि कुछ फर्म्स होती हैं, फर्म नहीं बोल सकते, कुछ ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जो क्या करते हैं कि जैसे मैं बिजनेसमैन हूँ, तो मेरे बच्चे भी आगे जो है वो मेरे साथ ही जो है वो बिज़नेस करेंगे, ठीक है। और मेरी बेटी भी, ठीक है, मेरी जो वाइफ होंगी वो भी, तो इसी को बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। यानी इसमें क्या होता है कि सबका एक जैसा हक होता है, दैट इज़ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो जब हम वो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, हम पर्सन को डिवाइड करते हैं, ठीक है, हमारे पर्सन जो हेडिंग आती हैं, तो उसी के अंदर आता है ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो आपने पढ़ा होगा, टैक्स जब पे करते हैं तो वहाँ पे भी इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब आ जाएगा यूनिट नंबर 1, प्रोफेशनल क्वालिटीज़ एंड प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स, सॉरी कॉमर्स टीचर, इकोनॉमिक्स आ गया मेरे मुंह पे। अब देखो बिजनेस के एथिक्स कुछ क्या नैतिकता होती हैं और कंस्ट्रेंट्स क्या है इन इम्पार्टिंग कॉमर्स एजुकेशन। यानी जब हम कॉमर्स एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करते हैं तो क्या क्या हमें दिक्कतें आती हैं, ठीक है, वहाँ पे, तो ये आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद यूनिट नंबर 2, रोल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फील्ड ट्रिप्स, जो होते हैं आपके फील्ड विजिट वगैरह करते हो आप, ठीक है। कॉमर्स क्लब्स जो होते हैं और कॉमर्स लैब का क्या है, ये आपको रोल बताना है और कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं इनको, इसके बारे में आपको लिखना है जब हम कॉमर्स पढ़ाते हैं या कॉमर्स का शिक्षण करते हैं। देन आ जाएगा यूनिट नंबर, सॉरी इसके साथ चॉइस, मीनिंग सिलेक्शन एंड यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, देखो फिर से आ गया। और दैट्स वाई मैंने आपको कहा था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो अच्छे से कर लेना इसको। उसके बाद देखो यहाँ पे यूनिट नंबर 3 कहता है कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन, देखो फिर से आ गया यहाँ पे। और इवैल्यूएशन टूल्स जो हैं, तो टूल्स बहुत सारे होते हैं, आप सारे थोड़ा थोड़ा लिखोगे तो बहुत अच्छा ये लंबा क्वेश्चन बन जाएगा। और देखो अगर आपको पेपर के अंदर सिर्फ आता है ना कि डिस्कस द वैल्यूएशन टूल्स इन टीचिंग ऑफ कॉमर्स, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, आप डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट थोड़ी ना करोगे, आप थोड़ा सा इंट्रो तो लिखोगे ना इवैल्यूएशन के बारे में। आप पहले क्या करोगे, इवैल्यूएशन का इंट्रो दोगे, ठीक है। उसके बाद आप एक थोड़ा सा नीचे जाके क्या कर दोगे, टाइप्स लिख दोगे, ठीक है, कि टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, क्या करोगे, टाइप्स को जो है वो लिखोगे और इसके नीचे जो है वो ऐसे करके सुमेटिव वैल्यूएशन और थोड़ा सा उनके बारे में लिखोगे। देन आप टूल पे आओगे तो आपका कितना अच्छा आंसर लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ों को प्रेजेंट करने का तरीका होता है। एज आप सभी थर्ड सेमेस्टर में हो और आप सबको ये चीज़ पता चल गई होगी कि कैसे चीज़ों को प्रेजेंट करना है। डिस्कस द रेलिवेंस ऑफ ओरल टेस्ट क्विजेस इन टीचिंग ऑफ कॉमर्स, तो ये वही वैल्यूएशन टूल्स का ही है, ठीक है। और यूनिट नंबर 4, डिस्कस दी ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे पार्टनरशिप होती है और कंपनीज, ठीक है, तो ये आपको करके जाना है। कंपनी एक्ट कब आया, पार्टनरशिप एक्ट कब आया, पार्टनरशिप के में क्या होता है, पार्टनरशिप डीड होती है, मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए, 2 पर्सन होने चाहिए, कोई भी पार्टनरशिप उसको तभी बोलेंगे, ठीक है। और मैक्सिमम के लिए भी अलग अलग रूल बने थे, मैक्सिमम कहीं पे 20 थे, ठीक है, और 50 थे, और 100 भी हो सकते हैं, ठीक है। और 20 हमारे होते हैं बैंकिंग सेक्टर में, ये आप सबको पता होगा। अब देखो यहाँ पे उसके बाद डिस्कस दी, ये हो गया हमारा, डिस्कस दी फंक्शंस एंड रोल ऑफ कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक जो है इसके आपको रोल और फंक्शन बताने हैं जो हमारे कमर्शियल बैंक होते हैं। तो वही आ गया कि ये लोन देते हैं, ठीक है, क्रेडिट की सप्लाई, ठीक है, और पैसा जो है मार्केट से वापस लाते हैं ना, ये पैसा भी लाते हैं सिक्योरिटीज़ बेच के, सिक्योरिटीज़ बेचते हैं। जैसे आप खरीदते हो, अच्छा ये सिक्योरिटीज़ इतनी सस्ती है, हो सकता है कल को बढ़ जाए, तो फिर क्या आप खरीद देते हो, तो खरीदोगे तो पैसा तो दोगे ना, तो बैंक के पास क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है। तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन भी रोकने का काम होता है, ठीक है, जब बैंक सिक्योरिटीज़ बेचता है। अब मुझे ये बताओ ऐसे मार्केट का क्या नाम होता है जहाँ पे ये सिक्योरिटीज़ का एक्सचेंज होता है, मुझे आप बताओगे, ठीक है। तो याद रखना उसको क्या बोलते हैं, गिल्ड एज्ड मार्केट बोलते हैं, ठीक है, गिल्ड एज मार्केट बोल लो आप इसको, गिल्ड एज्ड मार्केट होता है वो। यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होती है सिक्योरिटीज़ की, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है, इसको भी एक तरीका होता है, क्या करेगा कमर्शियल बैंक जो है वो सिक्योरिटीज़ बेचेगा, आप सिक्योरिटीज़ खरीदोगे, पैसा दोगे, तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन कम हो जाती है। कैसे कि पैसा जो है वो ऑब्जॉर्व हो गया, कौन ऑब्जॉर्व कर रहा है, बैंक ऑब्जॉर्व कर रहा है पैसा, तो जो मार्केट से पैसा खींच रहा है, तो एक टाइम क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जो है वो हमारा स्टेबलाइजेशन आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो ये कुछ तरीके होते हैं, तो फंक्शन बता देने हैं और रोल बता देने हैं, ठीक है आपको। उसके बाद इसी के साथ हमारा हो जाता है सेकंड पेपर भी खत्म, ठीक है। अब थर्ड देखो, ठीक है, थर्ड देखो, वीडियो बहुत लंबा हो गया पर ध्यान से अगर देखा होगा तो आपके बहुत काम आने वाला है। कंस्टेंट्स क्या है, तो फिर से रिपीट हो गया। इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड क्या होता है, देखो आपको पता होना चाहिए, सिंपल है, थोड़ा सा बताऊंगे हम, ठीक है।
इंडक्टिव क्या होता है, ध्यान से सुनो, देखो इंडक्टिव मेथड होता है हमारा, एक होता है हमारा इंडक्टिव मेथड और दूसरा क्या होता है डिडक्टिव मेथड। तो ये पढ़ाने के दो तरीके होते हैं, ठीक है, तरीके तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये आपस में कैसे मेल खाते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, पहले हम स्पेसिफिक चीज़ जो है वो प्रोवाइड करते हैं या कोई स्पेसिफिक आइडिया बच्चों को बताते हैं, ठीक है, और फिर हम जनरल पे जाते हैं। यानी इसमें हम एग्जाम्पल्स देते हैं, ऐसे मान लो कि एग्जाम्पल देते हैं, फिर हम जो है वो कंसेप्ट पे जाएंगे। तो स्पेसिफिक से हम कहाँ पे जाते हैं, जनरल में जाते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन इसमें उल्टा होता है, डिडक्टिव में क्या करते हैं, पहले जनरल चीज़ बताते हैं, ठीक है, और फिर बच्चों को बोलते हैं कि आप जो है वो स्पेसिफिक बताओ। तो ये होता है हमारा डिडक्टिव, बस इतना आपको याद रखना है। इसमें स्पेसिफिक से जनरल में जा रहे हैं, ठीक है, और दूसरे में हम क्या कर रहे हैं, जनरल से स्पेसिफिक में जा रहे हैं, दैट इज डिडक्टिव। उसके बाद देखो यहाँ पे पर्पज़ क्या है वैल्यूएशन का, तो वैल्यूएशन का पर्पज़ क्या होता है कि बच्चे ने कितना सीखा, कोग्निटिव स्किल ऑल द डोमेन्स क्या डेवलप हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, कितना वो अटेंटिव रहता है, कहीं डिफिकल्टीज तो नहीं आ रही उसको, है ना, जिसमें डायग्नोस्टिक टेस्टिंग आता है हमारा, कि उसको सीखने में कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही। ग्लोबलाइजेशन आ गया, ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन वही था कि हमें जो आउटर मार्केट है यानी इंटरनेशनल लेवल पे हमें ट्रेड करना है स्मूथली हर एक कंट्री के साथ, तो उस मतलब अपनी जो इकोनॉमी है उसको कनेक्ट करना है, इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी पढ़ो, इकोनॉमी जो है उसको कंटेक्ट करना है विद द आउटसाइड वर्ल्ड जो हमारा है, ठीक है, तो दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन। और ये हमारा आपका आया था NEP 1991 के बाद। अब देखो यूनिट नंबर 1 क्या कहता है हमसे, यूनिट नंबर 1 प्रोफेशनल क्वालिटी से रिपीट हो गया, स्कूल कैसे प्ले करता है ये भी रिपीट हो गया। अब देखो मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स फॉर टीचिंग ऑफ कॉमर्स आने वाला है और आने वाला है। रोल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फील्ड ट्रिप्स कॉमर्स क्लब्स ये फिर से रिपीट हो गया, ठीक है। अब डिस्कस द रेलिवेंस ऑफ ओरल टेस्ट क्विजेस इन टीचिंग ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स का शिक्षण करने में। कंसेप्ट एंड वेरियस टाइप्स ऑफ वैल्यूएशन आपको बतानी है, और डिस्कस दी कंसेप्ट एंड इम्पैक्ट बताने हैं आपको, क्या क्या इम्पैक्ट्स पड़े थे प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन के इंडियन इकोनॉमी पे विद सूटेबल उदाहरण देके, तो वही आपको बताने हैं। जैसे मैंने आपको बताया पहले क्या होता था ना, पहले वो था कोटा रखा हुआ था, एंड एक चीज़ और भी थी मेरे को याद नहीं आ रहा, जिसमें ये था कि जो स्मॉल फैक्ट्रीज थी, जैसे हमारी हैंडलूम फैक्ट्री थी ना, तो वही वाले जो है वो ओनली वही वाली फैक्ट्रीज जो है वो हैंडलूम के प्रोडक्ट बना सकती थी, मतलब कुछ फैक्ट्रीज को जो रिजर्व रखा गया था, हाँ याद आ गया, क्या बोलते हैं उसको, रिजर्व रखा गया था। तो रिजर्व्ड थी कुछ फैक्ट्रीज, मतलब ऐसे था 1991 से पहले कि कुछ फैक्ट्रीज थी जो कि सिर्फ वही प्रोडक्ट बना सकती थी, वो वाली जिसमें हमारे हैंडलूम वगैरह प्रोडक्ट आते थे आर्ट एंड क्राफ्ट के। तो इसमें यह था कि वही वाली फैक्ट्रीज बना सकती थी, बाकी कोई प्राइवेट फैक्ट्री जो है वो ये चीज़ें नहीं बना सकती थी, तो मतलब रिजर्वेशन थी। और 1991 के बाद ये रिजर्वेशन ख़त्म कर दी, अब जितना मर्जी बनाओ और कोई भी बना सकता था, ठीक है। और उसके बेनिफिट क्या हुए ये तो आपको पता ही है, बहुत सारे बेनिफिट हुए, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी में। और मुझे आप ये बताओगे कि कौन से सेक्टर पे सबसे ज़्यादा जो है वो इम्पैक्ट पड़ा था इसका, LPG का, यानी जब हमारी इकोनॉमी ओपन होगी थी तो इस पे इसका किस पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, आप मुझे ये बताओगे प्राइमरी सेक्टर पे पड़ा कि सेकेंडरी पे पड़ा या फिर टर्शियरी सेक्टर पे पड़ा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर होता है प्रोडक्शन के रिलेटेड, जैसे एग्रीकल्चर आ जाता है इसमें। सेकेंडरी हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, और टर्शियरी हमारा क्या होता है, सर्विस सेक्टर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और इंडिया का GDP सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है, ये भी मुझे आप बताओगे कि कौन से सेक्टर से सबसे ज़्यादा इंडिया का GDP आता है, ठीक है, और कौन से सेक्टर में इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा इंगेज्ड है, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताओगे। अब डिस्क्राइब द रोल ऑफ RBI इन बैंकिंग रेवोल्यूशन एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, रिपीट हो गया, अब अच्छे से कर लेना इसको, ठीक है, आएगा ये। अब देखो यहाँ पे सिलेबस आ गया हमारा, ठीक है, तो जिन बच्चों को सिलेबस की दिक्कत थी हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा उनको यहाँ पे। देखो यहाँ पे यूनिट नंबर 1 रेलिवेंस क्या है, तो ये मैंने आपको बता दिया इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और क्या क्या दिक्कतें आती हैं जब हम कॉमर्स एजुकेशन पढ़ाते हैं बच्चों को, और रोल ऑफ स्कूल टूवर्ड्स कॉमर्स एजुकेशन एंड प्रोफेशनल क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए, प्रोफेशनल ग्रोथ कैसे होती है कॉमर्स टीचर की। यूनिट नंबर 2 ये हमसे कहता है कि ऑडियो विजुअल एड्स जो होती हैं वो उनका मीनिंग बताना है, इंपॉर्टेंस क्या है उनकी, ठीक है, और सिलेक्शन कैसे करनी चाहिए हमें, तो सिलेक्शन करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, थोड़ा सा अगर हम बात करें तो अब हमारी जो AV एड्स हैं वो हमारे क्या होने चाहिए, सबसे पहले तो ईजी टू यूज़ होने चाहिए, ठीक है, और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो मीट होना चाहिए, यानी जैसे मेरा पढ़ाने का उद्देश्य जो है वो फुलफिल होना चाहिए उससे, मतलब ऐसी एड होनी चाहिए वो, ऐसे नहीं है कि कोई भी एड उठाई और चलते बने और आगे जाके देखा कि वो अच्छा टॉपिक रिलेटेड ही नहीं है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव मीट होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, पोर्टेबल होनी चाहिए, है ना। तो ये सारी इनकी इंपॉर्टेंस है और ये हेल्प करते हैं टू मेक टीचिंग लर्निंग एफिशिएंट एंड इफेक्टिव, ज़्यादा प्रभावी बनाते हैं। रिटेंशन रेट बढ़ जाता है, ये आपने देखा होगा, जब हम चीज़ कोई देखते हैं तो रिटेंशन क्या होती है, हमारी जो मतलब चीज़ों को याद रख पाना, कितनी देर तक ज़्यादा रख पाते हैं।
ठीक है। यूज़ क्या है इनके वो आपको बताने हैं। रोल क्या है ऑर्गेनाइजिंग, रोल एंड ऑर्गेनाइजेशन करना किसकी, फील्ड ट्रिप की, कॉमर्स क्लब, कॉमर्स लैब, ये तो आपको मैंने बता दिया। और लो कास्ट टीचिंग की प्रिपरेशन करना, और टीचिंग की टेक्निक जैसे लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड 2 इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इंपॉर्टेंट है, इंडक्टिव डिडक्टिव आ सकता है आपको 3 मार्क्स के अंदर, और मार्केट स्टडीज़। ठीक है। अब देखो यूनिट नंबर 3, ये तो आपको आएगा। ठीक है। तो इसमें से आपको ये तो एक ही टॉपिक है, इसमें कुछ इतना है नहीं। ठीक है। कि इवैल्यूएशन मीनिंग्स, पर्पस क्या है और टाइप्स बतानी है आपको, इवैल्यूएशन के टूल्स। ठीक है। अलग से क्वेश्चन आ सकता है ये, और चॉइस में आएगा। अगर आप इसको नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग नॉलेज के लिए आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है। और रिव्यू कर सकते हो। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग क्या होता है, रेमेडियल टीचिंग, ओरल टेस्ट, क्विजेस, ऐसे टाइप टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट क्या होते हैं। ठीक है। अब यूनिट नंबर 4। ठीक है। तो अगर आप इसका वीडियो चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। सिंगल यूनिट का, क्योंकि ये यूनिट आपका इंग्लिश के अंदर भी है, ईवीएस के अंदर भी है शायद, तो आपके ये सारे वहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद देखो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, सोल ट्रेड क्या होता है, जो अकेला ओनर होता है। अब मुझे ये बताओ कि सोल ट्रेड जो होता है ये कौन सी एंट्री करता है, डबल बुक एंट्री करता है कि सिंगल, या आप मुझे बताओगे। ठीक है। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होता है, पार्टनरशिप कंपनीज क्या होता है, कंपनी एक्ट कब आया, पार्टनरशिप एक्ट कब आया, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर दोनों का बताओगे। रोल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आरबीआई एंड कमर्शियल बैंक का क्या रोल है, और इंट्रोडक्शन टू पी, ये वही हो गया एलपीजी। ठीक है। तो इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंट है, और आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, और ये मैंने आपको बता दिया कब बना था, 1995 के अंदर। ठीक है, 1 जनवरी। और इससे पहले क्या हुआ करता था, हमारा घाट हुआ करता था, जिसका जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ एंड ट्रेड, सॉरी। तो इसी के साथ हमारा हो जाता है आज का ख़त्म। और हिंदी वाले बच्चे यहाँ से देख लेंगे। ठीक है। पढ़ लेना इसको अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लेना हिंदी वाले बच्चे यहाँ पे। और देखो मैंने आपके लिए कितनी मेहनत करी है, बस आपको एक ही काम करना है। अगर आपकी हेल्प हुई हो तो बस सिंपली आपको एक काम करना है, दैट इज़ द कि आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। ठीक है। और जुड़े रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है अभी, अगर आपको लगता है कि आपकी हेल्प हुई है। और वीडियो अगर आपको लगी हो अच्छी तो वीडियो को कर दो लाइक। ठीक है। बस इतना कर दिया करो, बाकी जो भी आपको हेल्प चाहिए आपको मैंने बता दिया। ठीक है। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना है हमारे साथ। ठीक है। और बहुत सारे बच्चों की वहाँ पे हेल्प हो रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, हम कोई पैसा नहीं ले रहे। ठीक है। तो उसके लिए आपको लिंक मिल जाएगा कहाँ पे, हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाओ। ठीक है। और जो बीएड वाला आपको एक ग्रुप दिखेगा, बीएड स्टडी मटेरियल करके। ठीक है। उस पर आपको क्या कर रहे हैं ना, टैप करना है सिंपली, वो आपको सिंपली टेलीग्राम पे लेके जाएगा। बस उसे टेलीग्राम पे जाओ एंड देन टैप करो, और आपको वहाँ पे नोट्स वगैरह, अगर कोई टॉपिक है जो आपको नहीं मिल रहा है तो इमीडिएटली रिस्पॉन्स मिलेगा। ऐसे नहीं है कि बात कर दिया झूठा, आप देख सकते हो वहाँ पे बहुत सारी पीडीएफ्स जो है वो बना के वहाँ पे भेजी हुई हैं ऑलरेडी। ठीक है। सो दैट्स इट, एंड आशा करता हूँ कि आपको कहीं ना कहीं इस वीडियो से बहुत हेल्प मिली होगी। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बहुत लंबा वीडियो हो चुका है, लेकिन इसको 2x पे देख लेना आप। ठीक है। क्योंकि आपको सुनना ही है, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। सो बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।